नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। इस समय लॉकडाउन है और पूरी दुनिया में जिस तरीके के हालात हैं और भारत समेत जो स्थिति बनी हुई है, उस सभी प्रकार की स्थिति से आप अवगत हैं। लेकिन भारत में एक विशेष प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। अगर इसे मैं प्रयोग ना कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक नया अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये उसी तरीके का अभियान है जिस तरीके की आवाज़ें आप पहले भी सुनते रहे हैं। तो ये क्या अभियान है, इसके बारे में बता देता हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि आत्मनिर्भर भारत और भारतीय राजनीति। तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत तमाम तरीके की योजनाएं और कार्य करने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर बन सके। लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। इस चर्चा में मेरे साथ जो मुख्य वक्ता हैं वो विजय कुमार मिश्रा सर हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एबीवीपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और इसके अलावा आईसीएसएसआर फेलो इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हैं। इसके अलावा इस चर्चा में मेरा साथ देंगे कुंदन कौशल और राज भारद्वाज। ये दोनों शोधार्थी हैं। कुंदन दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं और राज सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में शोधार्थी हैं। तो इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विजय सर, आप आत्मनिर्भर भारत और भारतीय राजनीति इस विषय पर अपना एक व्याख्यान, संक्षिप्त व्याख्यान रखें कि हम आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से समझें। ओके, वंदे मातरम मित्रों। सबसे पहले मैं तर्क ज्ञान का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आत्मनिर्भर भारत और भारतीय ज्ञान, भारतीय राजनीतिक विचार पर बोलने का अवसर दिया है। तो इस विषय पे बोलने से पहले मैं जो अभी सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करता हूं कि ये सिचुएशन जो अभी बना है, जो कोविड-19 ने हमारे यहाँ सिचुएशन पैदा किया है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन वो ये है कि हम आत्मनिर्भर नहीं थे। मैं यहीं से इस बात को शुरू करता हूँ। पलायन होके लोग दूसरे देशों में गए, अन्य राज्यों में गए और वहां से जो वापस आए, वो ऐसे जैसे जैसे लोग आए हैं और ये बीमारी का जो फैलाव हुआ है, जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, वो ऐसे ही हुआ है। तो अब मैं आता हूँ आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें अपने इतिहास की तरफ जाएं अगर वापस, तो देखते हैं कि भारत आत्मनिर्भर था और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भी हम की बात करते हैं। ये वामपंथी राइटर्स हैं, रजनी पामदत्त, वो भी इस बात का जिक्र करती हैं कि भारत कपड़ों के एक्सपोर्ट में या मसालों के व्यापार में आत्मनिर्भर था और दूसरे देशों में हम सामान भेजते थे। लेकिन विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने किस तरह से हमारे चीजों को तहस नहस किया, उसका भी एक विस्तृत इतिहास है। और इस चीज को विस्तृत से जो पूरी घटना है, इसको विस्तार से समझने के लिए हम लोग एक पुस्तक है धर्मपाल जी की, ब्यूटीफुल ट्री। उसमें वो इस बात का बहुत अच्छे से जिक्र करते हैं कि भारत का सिस्टम क्या था उसके, और ये जो आत्मनिर्भरता थी उसके पीछे क्या हमारी कृषि व्यवस्था थी और जो एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल प्रणाली थी, आज उस पे भी चर्चा चल रही है। पिछले 4-5 सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि गुरुकुल पद्धति के ऊपर विशेष चर्चा शुरू हुई है और फिर से गुरुकुल स्थापित की जाए, वो भी काम शुरू हुआ है। गांधीवादी चिंतक, और ये कहे कि गांधी जी के जो विरासत के जो अगली पीढ़ी के जो प्रसिद्ध नाम थे, उसमें से एक विनोबा भावे जी थे। वो जो बात करते हैं वो ये कहते हैं, वो भारतीय पंचायती राज नाम की पुस्तक लिखते हैं और उसमें वो भारत के समृद्ध परंपरा की बात करते हैं, और जिसे हम आज अंधविश्वास के रूप में देख रहे हैं कि ये जो मंदिर है उस पे एक धारा है जो इस पे लगातार प्रहार कर रहा है। लेकिन उसकी क्या व्यवस्था क्या थी और उसका क्या इंपॉर्टेंस था, उसके ऊपर उन्होंने उस पुस्तक में बहुत अच्छे से लिखा है। वो ये कहते हैं, उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से गांव के लोग शाम के समय इकट्ठा होते थे और इतना बड़ा संचार माध्यम उस समय नहीं था, लेकिन
फिर भी सूचनाएं एक दूसरे को मिलती थी और हम सांस्कृतिक रूप से एक थे। दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण जी उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं भी चले जाए, सांस्कृतिक समृद्धि और सांस्कृतिक समानता मिलती थी। उसके पीछे यही कारण था कि लोग समय निकाल के एक दूसरे से मिलते थे। आज साधन संपन्नता है, लेकिन हम उस तरह से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उस वे में हम ये बिल्कुल। जो मंदिरों का जी कॉन्सेप्ट अगर देखें तो शंकराचार्य जी आते हैं तो 4 पीठ बनाते हैं, चारों 4 दिशाओं में बनाते हैं और जी वो यात्रा भी जी करते हैं पूरे देश की। और उस समय की ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर जो ब्यूटीफुल ट्री में जो बात की गई है, उसकी मैं बता रहा हूँ, वो बात मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ। ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता आत्मनिर्भरता थी। ये सारी व्यवस्था जो थी, इसको लेके गांधी जी बहुत सजग थे। गांधी से ही जुड़ा हुआ सवाल है, और फिर गांधी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं चाहूंगा कि मैं सवाल पूछ लूं, आप फिर उसी में उसका जवाब भी दें। तो ठीक। आपकी बातों से हमें और सबको ये पता चला कि भारत आत्मनिर्भर था, निश्चित तौर पर सबको पता है। लेकिन औपनिवेशिक काल आया जिसमें हमारी व्यवस्थाएं को तोड़ा गया, हमारी व्यवस्थाओं को तोड़ा गया, बिल्कुल उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन कहीं कहीं वो जीवित भी रही हैं, जिसके प्रमाण आज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गांधी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने और उसको देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी बनाने की बात करते हैं, गांव की अर्थव्यवस्था। तो मेरा सवाल यही है कि गांधी जी जो आत्मनिर्भर भारत जिस तरीके का उनका विचार था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, तो उस अर्थव्यवस्था को, उस विचार को स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से दरकिनार किया गया, उसके कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिंद स्वराज। उसमें भारत की पूरी व्यवस्था के ऊपर वो बात करते हैं। उसमें वो पश्चिमी सभ्यता क्या है उसके ऊपर भी बात करते हैं। और मैं थोड़ा सा और पीछे एक जाऊं तो मैं थोड़ा बात करूंगा कि सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ चीजें हमारे यहाँ पे थोपी गई। जैसे हमारे देश में पुराने मंदिरों जी का स्ट्रक्चर या जो भी कलाकृतियां उसका स्ट्रक्चर देखें तो आज इतने साधन हैं, इंजीनियर हैं, इतने मशीनें हैं, वो वैसी कलाकृति नहीं बन सकती है। लेकिन हमें गिने चुने 2-4 नाम ऐसे बताए जाते हैं कि उन्होंने ये बनाया तो विदेशी आक्रांताओं को डिफेंड करने के लिए। तो आजादी के बाद भी ऐसा ही जी कुछ हुआ। जो जो गोरे अंग्रेज थे वो चले गए, जिस बात की गांधी हमेशा चिंता करते थे कि व्यवस्था की बात, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। वो कहीं भी गांधी की बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती है, लेकिन भारत को लेके जो उनकी समझ थी उसमें कोई मुझे डाउट नहीं लगता है कि वो इसी जी जो इतिहास की हम लोग बात कर रहे थे उसको। और ये धर्मपाल जी बहुत ज्यादा प्रभावित है गांधी जी से, और उनके ही बोलने के जी बाद उन्होंने इतिहास संकलन किया और ये सब चीजें सामने आई। तो जो चिंता गांधी की थी वो चिंता अब हमने देखा भी आगे कि जब आजाद हुआ भारत, तो ये एंथनी परेल ने हिंद स्वराज लिखा। उसमें इस बात का जिक्र है, जो उन्होंने गांधी जी के हिंद स्वराज के ऊपर ही उन्होंने एक अपना हिंद स्वराज लिखा है। तो उसमें इस बात का जिक्र है, और वो एक लेटर भी है जिसमें वो बोलते हैं कि जब गांधी जी ने बोला तत्कालीन प्रधानमंत्री को कि हिंद स्वराज के ऊपर सोचो, तो उन्होंने जो तर्क दिया जी वो उनको लगता होगा कि सही होगा, लेकिन आज हम उसको देखते हैं तो लगता है कि नहीं, कि इस तरह से उस बात को नहीं मानना और उस बात को पीछे छोड़ देना। अब आधुनिकता जो जिस पश्चिम सभ्यता जी की गांधी विरोध कर रहे थे, उसी मॉडल को उठा के आगे बढ़ते रहना, ये चीज अपनाया गया। और वो उनको चिट्ठी में रिप्लाई जी करते हैं जो नेहरू जी, कि हम यू टर्न नहीं हो सकते हम, जी कि जो हिंद स्वराज जो है वो हम्म जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल बन गया है उपनिवेशी शासन में, उसको वो कठिन मान रहे हैं। यही कमी रह गई, और इसी वजह से जो नेहरूवियन मॉडल आया और उसकी परिणति आज हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं। और मेरा अगला प्रश्न यही है, आपने बताया कि नेहरू ने गांधी को लिखा कि हम पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि औपनिवेशिक लगभग 200 सालों का जो गुलामी का काल रहा उसमें हमारी अर्थव्यवस्था का जो ढांचा बना, तो उस समय लगा कि हमें इसी ढांचे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम इसमें
मान लीजिए हम दूसरी व्यवस्था को अपनाते हैं तो हमें और पीछे जाना पड़ सकता है या फिर और अन्य समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन प्रश्न फिर से वही है कि अगर गांधी के विचार को अपनाते और गांधी के जो विचारों और गांधी की मॉडल के आधार पर अगर हम चलते और उस हिसाब से भारत को एक आगे ले जाने का प्रयास करते, और क्योंकि 70-75 साल गुजर गया है, तो क्या ये संभव हो पाता कि हम विश्व को एक अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था का मॉडल दे पाते, विश्व के सामने एक विकल्प रख पाते? क्योंकि विश्व में दो ही मॉडल है, एक कम्युनिस्ट मॉडल है और एक कैपिटलिस्ट मॉडल है। तो अगर हम गांधी के विचारों को लेकर आगे चलते तो क्या भारत एक अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था का मॉडल रखकर विश्व में एक नया विकल्प देता? बिल्कुल। इस बात से हाँ, मतलब 100% ये तो मतलब एक था कि ऐसा होता नहीं होता, क्या होता, वो बात है। लेकिन अगर हम अपने भारत की व्यवस्था को देखें कि 200 साल 400 साल हम मुगलों ने भी शासन किया, अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो थी वो बरकरार थी। सिर्फ जो सत्ता का स्ट्रक्चर था वो पश्चिम से प्रभावित हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो बदल गई थी या लोगों ने पश्चिम को अपना लिया था। लेकिन तो इसलिए इतना वो मुश्किल भी नहीं था। लेकिन चूंकि जो प्रधानमंत्री उस समय बने, उनका जो एजुकेशन जहाँ से हुआ था या जिस मॉडल से वो प्रभावित थे, अभी आपने जिक्र किया कम्युनिस्ट मॉडल का, उससे भी वो काफी हद तक प्रभावित थे। और उन्होंने वो दोनों का वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात दोनों को मिला के किया इसी वजह से। तो जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था उस समय बरकरार थी, बिल्कुल ध्वस्त नहीं हुई थी। बाद में जाके ज्यादा ध्वस्त हुई, हालांकि अभी भी वो चीजें पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई है। तो वो 100% सही, 100% उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन निश्चय इतना जरूर कहा जा सकता है कि हम अपने ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत बना पाते, और जो हम पुरानी कम से कम गाँवों की स्थिति खराब नहीं होती। जो पलायन हुआ इतने बड़े पैमाने पर, और गांव के गांव आज खाली दिखते हैं, शहरों में भीड़ बढ़ गई है। इसके चक्कर में प्रकृति भी, जो नेचर है उसका भी डिसबैलेंस हो गया है। तो इतनी समस्या नहीं रहती। हमारी जो भूमिका है, जो सिविल सोसाइटी है, आम जनता है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और उस चीज को करने के लिए भारत जो है ये एक सबसे ज्यादा यहाँ पे पर्व त्योहार ये चीजें आती है। और विदेशी बाजार ने हमारे बाजार को समझ कर और इतने स्ट्रेटेजिक तरीके से चीजों को बाजार में उतारा है कि हम उससे आकर्षित हो गए और अपनी जो व्यवस्था थी और हमारे यहाँ जो चीजें थी उसको छोड़ दिए। जैसे हम एक उदाहरण ले कि जैसे दिवाली मनाते हैं, तो बाजार में ज्यादातर बाहर की चीजें आती है, और हम जो दिया जलाने का सिस्टम था उसको हमने छोड़ के, और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, वो चाइनीज लड़ियां, जो झड़ी लड़ियां जो आती है उससे घरों को सजाने लगे। अब वो जो इस बात को लेके अवेयर करना होगा हम लोगों को। ये जो झड़ी लड़ी हम लगा रहे हैं, ठीक है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जो दिया जलाने का रीजन था, जो उसके साइंटिफिक रीजन थे, ये लोगों को समझ में आए। और बात कर रहे हैं हम लोग गांधी जी के ऊपर, तो उनका यही था। जैसे 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे लोगों को आह्वान किया कि आप सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें। तो फिर ये बात उठी कि हम स्कूल कॉलेज का बहिष्कार तो करेंगे, लेकिन हमारे लिए पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने वैकल्पिक मॉडल खड़ा किया, और गुजरात विद्यापीठ, ऐसे देवघर विद्यापीठ, ऐसे पूरे देश में कई सारे विद्यापीठ बने। उन्होंने वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की बात। जी, आपकी बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें यू टर्न का मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम एकदम से अचानक विपरीत दिशा में चलने लग जाएंगे। जैसा आपने कहा कि चाइनीज वस्तुओं का और तमाम अन्य वहां से जो त्योहारों पर खास तौर पे सामान आते हैं, वो एक नास्तिक देश है, कम्युनिस्ट देश है। वहां पर गणेश लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वहां से आए हुए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, और वहां दिवाली होली नहीं मनाई जाती, इसके बावजूद वहां दिवाली होली के बने सामान भारत में बखूबी बिकते रहे हैं और लोग उनको बड़े चाव से खरीदते भी रहे हैं।
तो कुल मिला जुलाकर यही इस बात में समझना पड़ेगा कि हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपने यहाँ की वस्तुएं, जैसे छोटा सा कुम्हार अगर दिया बना रहा है तो हमें वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आत्मनिर्भर होगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा। इस चीज को, इस बुनियादी बात को लोगों को समझना पड़ेगा। राज, आपके पास अगर कोई हाँ जी, प्रश्न हाँ है जी, तो आप जी 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 विजय सर, मेरा जी आपसे यही प्रश्न है कि जैसा कि हम सभी हम्म जानते हैं कि गांधी जी ने बोला था कि भारतीय जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। यानी कि भारतीय हम्म ग्राम की संरचना कुछ इस प्रकार की है जिसमें कि हाशिए पर यानी कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी कभी भूखा नहीं सोता। यानी कि सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई थी। लेकिन आज के समय पर वह ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था कहीं ना कहीं टूटती हुई प्रतीत होती है। तो यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें या एक नए तरह की आत्मनिर्भरता हम लाने की कोशिश करें, तो उस तरह की चीजों को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए और उस हाशिए पर स्थित व्यक्ति को दोबारा से वही सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस तरह के कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले तो ये वो हाशिए पे गए कैसे उसकी बात करें तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमने जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो उसको कमजोर कर दिया। वो कमजोर हुआ इस वजह से जो गांव में काम करने वाले लोग थे वो उनका उनका रोजगार नष्ट हो गया और उनको जो स्वावलंबी था, जो खुद मतलब अपने परिवार के साथ साथ एक दो लोगों को काम दे सकता था, वो आज शहरों में जाके 5,000 10,000 की नौकरी भी करने को मजबूर हो गया। तो वो टूट गया। तो जैसा मैंने अभी बोला कि हम अपने व्यवस्था को मजबूत बनाए, तो बनाने के लिए सबसे पहले यही अवेयरनेस लाए कि हम जो आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी की बात की जा रही है कि वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है। तो ये जो वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये जो लोकल फॉर वोकल मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो चीज जो स्वदेशी का परिभाषा गांधी ने दिया है उसमें उन्होंने ये बात वो भी ये बात करते हैं वो कि जब आप के यहाँ जो चीज नहीं हो रही है और वो बगल के गांव से अगर आप ले रहे हैं तो वो स्वदेशी के अंदर आता है। तो ये भ्रम हमारा दूर हो जाता है कि जो चीजें जैसे अभी जो मतलब चीन के विदेशी सामानों को डिफेंड के लिए एक हमारे यहाँ धारा है जो शुरू से ही ऐसा करते आया है कि वो दूसरे देशों की परस्ती करते आया है। वैसे ही कुछ लोग आज भी वो चीजें लेके आ रहे हैं कि ये मोबाइल भी मत यूज करो, ये भी मत यूज करो। तो ये तो ठीक है, हमारे यहाँ अभी जब मोबाइल हमारे यहाँ बनने लगा तो अपने यहाँ मोबाइल यूज करेंगे, या जो हमारे पास में है वो हम लोग खरीदते भी। ऐसा नहीं है कि सारे लोग विदेशी चीज, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो इन चीजों को हम ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चीजें हमारे यहाँ हो रही है हम उस पर फोकस करें, और जो चीज नहीं हो रही है उसे बाहर से लेने में कोई दिक्कत नहीं है और वो स्वदेशी के अंदर ही आएगा। और यही करके हम जो क्या बोलते हैं अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसको सहायता दे पाएंगे और उसको स्वावलंबी बना पाएंगे। जी जी सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा बहुत ही रोचक सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि बाहर से हम ले सकते हैं और वो भी स्वदेशी के अंदर आएगा, लेकिन यही करते करते हालत इस कदर बुरी हो गई कि हमारे देश में ही बनने वाली चीजें एकदम खत्म हो गई, हमारे देश के बड़े उद्योग खत्म हो गए और हमने उन वस्तुओं का उपभोग करना जारी रखा जो कि विदेशों, जो कि यहाँ बनती थी, लेकिन हमने उनको बाहर से आयात करके उनका उपभोग जारी रखा। उदाहरण बहुत सारे हैं। भारत में दवाएं पहले ज्यादा बनती थी, लेकिन फिर वो जो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता उसके लिए हम पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो गए। उसके अलावा आप लॉ अयस्क में देख लीजिए, कच्चा मटेरियल वहां से आने लगा। और मतलब ये कह सकते हैं कि जो ऐसा, जैसा आपने कहा कि कोई चीज हमारे गांव में नहीं है तो बगल वाले गांव से ले सकते हैं, लेकिन ये आदत इतनी बढ़ गई कि हम पूरी तरीके से निर्भर हो गए चीन पर। और आज बताइए कि एक छोटा सा मास्क और सैनिटाइजर और यहाँ तक कि पीपीई किट और जांच कर, जो कोरोना की जांच करने के लिए किट चाहिए होती है, वो सब हम चाइना से मंगा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है और वो सारी चीजें खराब निकल रही है। ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत हम लोग उस पर निर्भर होते गए। तो मेरा सवाल यही है कि जो ये आत्मनिर्भर भारत चलाया गया है,
ये मजबूरी में चलाया गया या सचमुच कोई ऐसा दृढ़ निश्चय किया पहले से ही किया हुआ था कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है? या मेरा प्रश्न यही है कि ये क्या मजबूरी में चलाया है या हमारी मजबूती के कारण ये चलाया गया अभियान? और इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी एक सवाल है विजय सर, कि ऐसी क्या मजबूरियां रही कि आजादी के 70 सालों के बाद आज हमको आत्मनिर्भर भारत की बात करनी पड़ रही है। हमारे देश से जो उत्पादन निकला, जो कि यूनिक चीजें हमारे देश की, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई थी, उन लोगों पर पेटेंट अमेरिका के लोग कर रहे हैं। और भारत के जो लोग हैं, भारत की जो गौरवमय इतिहास रहा है, उससे जो चीजें निकल कर आई हैं, उन चीजों का वहाँ पे कोई वो नहीं है, भूमिका नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर मैं भी पेटेंट से इसी कड़ी में मैं अपना भी सवाल जोड़ के इसको कुंदन, मैं अपने सवाल को जोड़ देता हूँ कि सर मेरे मित्रों ने भी बहुत सही पूछा और मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, क्या आत्मनिर्भरता गांधी जी के स्वराज के रास्ते से होकर गुजर रही है? क्या वो इस तरीके से भी है कि हम खुद पे भी कमांड करें, खुद को भी वश में रखें, खुद को भी सीमित करें और फिर आत्मनिर्भर हों ताकि बाहर से हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों का रुख ना करना पड़े? तो आप तीनों सवाल को एक साथ एड्रेस करें। मैंने स्वदेशी का बात करते हुए ये बोला कि बगल के गांव से जो चीज हमारे यहाँ नहीं, वो बगल का सही बात है कि हमने बगल के गांव, तो कौन बोले कि देश की बाउंड्री कोई क्रॉस कर लिया। इस बात को लेके आप श्योर नहीं बोल सकते कि ये मजबूरी है या क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो सिचुएशन है और जो देश भर में जो खास करके 90s में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब से कम्युनिस्ट मॉडल का फेल्योर जब था, और आप उस जो फेल्योर होता है तो वहां से ये बहस शुरू होती है कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि उसी कड़ी में ये एक शुरुआत है, और ये कोविड-19 की वजह से तो मतलब जो जिसमें 5 साल और लग सकता था शायद, वो अभी उस पे चर्चा शुरू हुई कि हमें लोकल पे बात करना होगा। और उस पे एक रीजन ये भी इसको मान सकते हैं हम कि जो सत्ता का वैचारिक परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है कि इस पे बात शुरू हुई है। जी सर, तो अंत में एक छोटा सा सवाल और मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में जवाब दें इसका, कि ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे अभियान, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से आकर्षक नारे लगाए गए हैं और काफी पैसा भी खर्च किया गया। तो सवाल यही है कि क्या ये आत्मनिर्भर भारत कहीं राजनीति की भेंट नहीं चढ़ जाएगा, या फिर ये केवल नारा बनकर नहीं रह जाएगा, या फिर ये जो शुरुआत होती है तो बहुत जोरदार तरीके से चमक और धमक के साथ शुरुआत होती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो धीरे धीरे छूट जाती है। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या ये राजनीति की भेंट चढ़ेगा या नारा बनकर रह जाएगा, या फिर वास्तव में सफल होगा? मैं सरकार के रोल के ऊपर 2 लोगों का कोटेशन में बोलूंगा। बहुत बड़े गांधीवादी चिंतक थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहे वो, और जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट में, चंद्रशेखर धर्माधिकारी। वो सरकार को बोलते थे कि वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ऐसा कुछ है उनका कि उसे कार बोलते हैं और जो धक्का दे के भी ना चले उसे सरकार कहते हैं। और भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री मुकुल कानितकर जी बोलते हैं कि जो सड़क के चले उसे सरकार बोलते हैं, जितना सरका उतना ही सरकती है। वो बार बार इस बात को लेके आते हैं। तो यहाँ भी है कि मैंने और बात फिर गांधी जी पे आती है कि वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, और जिस स्वराज का गांधी जी जो शब्द स्वराज की बात करते थे उसको विवेकानंद जी के शब्दों में बोले तो उन्होंने बोला था स्वराज इज द सॉन्ग ऑफ सोल। सरकार क्या करेगी? सरकार ने प्रमोशन किया है, और किसी भी योजना, कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिसको सरकार पे ही जिसको सफल सरकार ही बना सकती है। जैसे हमें परमाणु संपन्न बनना है तो वो सरकार ही कर सकती है, उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस योजना को सफल बनाने में सरकार आत्मनिर्भरता के लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन दे रही है। हम लेके शुरू करें, और दूसरे और जो हमारे मित्र बंधु जो दूसरा काम शुरू करेंगे, हम एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन अगर इसमें जैसे कि अभी जो वो धारा है जो मतलब हमेशा से जो एक एलिमेंट है हमारे सोसाइटी में, जो हमेशा ही
कुछ हर चीज में सिर्फ कमी निकालने के लिए, तो वो अभी से ही एक्टिव हो गया है और वो बोलना भी शुरू कर दिया है कि ये जी हम किस किस चीज को छोड़ेंगे, ये वो। तो वो चीजें हैं, लेकिन हम जी अपने तरफ से अवेयर हों, लोगों को अवेयर करें, और निश्चय ही अगर ये मास मूवमेंट बनेगा तब तो सक्सेस हो पाएगा, वरना ये भी जो सरकारी फाइल आती है और एडवर्टाइज होता है उसी तरह बन के रह जाए। ट्रू सर, ट्रू। जी। तो चर्चा के अंत में मैं चाहूंगा कि राज, अगर आप इस चर्चा के अंत में कोई अपनी बात रखना चाह रहे हो तो आप अपनी बात रखें, उसके बाद हम कुंदन के पास चलें। निसंदेह जहाँ तक आत्मनिर्भर भारत की बात है, तो वर्तमान भारत की जरूरत है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। और ये हमारी दुर्गति रही है, देश की एक बदकिस्मती रही है कि हमें ऐसी लीडरशिप मिली जिसके तहत कभी भी भारत को जितना आत्मनिर्भर बनना चाहिए था उतना नहीं बन पाया। ना ही आर्थिक क्षेत्र में और ना ही उत्पादन के क्षेत्र में हमने उतनी वृद्धि और समृद्धि की जितने की करने की जरूरत थी। उसके साथ जिन चीजों पर सिर्फ हमारा ही अधिकार था, जो हमारी ही पुण्य भूमि पूज्य भूमि से निकले हैं, उन चीजों पर भी हमारा पेटेंट नहीं है। ये हमारी एक और बदकिस्मती है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो लीडरशिप थी शायद वो उतनी सीरियस इन सब चीजों को लेकर नहीं थी, वो इतनी चिंतित नहीं थी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अंततः आज हम भारत को इस स्थिति में पाते हैं कि 70 साल बाद भी हमको आत्मनिर्भर भारत की बात करनी पड़ रही है। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है कि पहली बात तो ये अच्छी बात है कि शुरुआत हुई है, और दूसरी बात ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि जनता इससे जुड़ रही है। सरकारों को हमेशा हर चीज में कोस देना समाधान नहीं है, क्योंकि सरकारें सिर्फ नीतियां बना सकती है लेकिन लागू वो सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रयासों से ही होता है। यदि हम जागरूक होकर प्रयास नहीं करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत भी बाकी नीतियों की तरह सफल ही रहेगा, संदेह। लेकिन जिस तरह से जनता में इस बार अगर सिर्फ एक उस धड़े को छोड़ दिया जाए जो कि हर चीज में विरोध प्रदर्शन का ही मार्ग अपनाता है, तो उसके अलावा सामान्य जनता ने जो है इस चीज का स्वागत किया है और कर रही है और उसको अपना रही है। तो आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम हमको प्राप्त होंगे, और हम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी है। जिस तरह से इस चर्चा के द्वारा से, इस संवाद के द्वारा से लोगों में जागरूकता फैलेगी, इसी प्रकार से हमको संवाद स्थापित करने की जरूरत है जो कि समाज में सुधार लाए। जी राज। कुंदन, चर्चा के अंत में आप अपना विचार रखें। जैसा कि विजय सर ने बहुत कुछ बता भी दिया और हमें इसके बारे में बहुत चीज हमें बताया उन्होंने कि कैसे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। बस वही मैं इस शब्द का अगर सरलार्थ तरीके से लोगों के सामने रखूं तो आत्म प्लस निर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, जब तक हम इस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद आत्मबल से, आत्मज्ञान से चीजों की लिमिट को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति, कोई भी अनाउंसमेंट सफिशिएंट नहीं होगी। तो सारी चीजें वहीं जाके रुकती हैं कि हम खुद को भी गांधी जी के मॉडल के तरफ से उन पे चलते हुए इन चीजों को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करें और इस नीति को सफल करें। जी जी। तो चर्चा के अंत में यही निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि हमें केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, चाहे गांधी का विचार लें या किसी अन्य व्यक्ति का विचार लें, चाहे स्वामी विवेकानंद को पढ़ें या किसी और को पढ़ें और या उनके विचारों को अपनाएं। मूल विचार यही है कि जब तक जनता किसी भी अभियान में साथ नहीं देगी, और खास तौर से ऐसे अभियान में जिसमें आत्मनिर्भरता पूरे देश की जा रही हो, तब तक कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत आवश्यक यह है कि जनता इस अभियान में सहयोग करे और पूरी तरीके से लगे ताकि यह अभियान सफल हो सके। तो विजय सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस अहम मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और राज और कुंदन, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, और कोई प्रश्न, किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखें। निश्चित तौर पर उस पर तर्कज्ञान की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि आप इस आत्मनिर्भर भारत में जिस भी प्रकार से अपना योगदान दे सकें, निश्चित तौर पर दें, तभी यह अभियान सफल हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।